बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों के हमले, 400 जख्मी। फलस्तीनियों की फायरिंग में इसराइली अमेरिकन हालात। इमरान खान के खिलाफ करप्शन के केस में गिरफ्तारी वारंट, पीटीआई हामियों का एहतजाज। यूक्रेन के बाखमत टाउन के लिए जबरदस्त लड़ाई, ब्लिंकन कजाकिस्तान पहुंचे, साबिक सोवियत जमहूरियतों से बातचीत। यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार हैं, कब्जा किए हुए इलाके वापस नहीं करेंगे, रशिया ने किया ऐलान। अमेरिका में सीनियर दाइश कमांडर को हलाक कर दिया गया, तालिबान ने कहा कारी फतेह कई हमलों का मास्टरमाइंड था। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया, कहा हाई कोर्ट जाएं। क्या तेलंगाना जल्द इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहा है? अंदाजों के बीच दिल्ली में बीजेपी की अहम मीटिंग, स्ट्रैटेजी पर गौर। लियोनेल मेसी फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर, पेरिस में अवार्ड पेश किया गया। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान की एक अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ करप्शन के केस में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने यह वारंट जारी किया। इससे पहले पीटीआई लीडर को 2 अलग अलग केसों में अबूरी जमानत दी गई। वो सुनवाई के सिलसिले में अदालत पहुंचे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पहले मुखालिफ दहशतगर्दी अदालत और फिर बैंकिंग मामला से मुतालिक अदालत में पेश हुए। जज राजा जवाद ने दहशतगर्दी के केस की सुनवाई की और उन्हें 1 लाख रुपए के बदले 9 मार्च तक जमानत दी। जज रखशंदा शाहीन ने गैर कानूनी फंडिंग के मामले में इमरान खान को जमानत दी। इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान और दूसरे पीटीआई लीडर्स के खिलाफ सड़कों पर गड़बड़ के सिलसिले में दहशतगर्दी का केस दर्ज किया था। ये वाक़या उस वक्त पेश आया था जब तोशा खाना रेफरेंस केस में इमरान खान को नाअहल करार दिया था। अदालत में इमरान खान और इलेक्शन कमीशन के वकीलों के दरमियान तल्ख अल्फाज का तबादला हुआ। पीटीआई के कारकुनों ने इमरान खान के खिलाफ वारंट पर एहतजाज भी किया। बात यूक्रेन की। यूक्रेन के बाखमत शहर में लड़ाई बहुत सख्त हो गई है। यूक्रेनी फौज के कमांडर्स ने बताया कि सूरत हाल बहुत नाजुक है। कई दिनों से शहर पर कंट्रोल के लिए लड़ाई हो रही है। सदर यूक्रेन वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यह लड़ाई मजीद चैलेंजेस से भरपूर हो गई है। यूक्रेन की फौज ने कहा कि रशिया के किराए के सिपाहियों के एक ग्रुप ने वैगनर ग्रुप ने अपने तरबियत याफ्ता यूनिट्स को मैदान जंग में भेजा है। इस दौरान अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट एलन ने ज़ेलेंस्की से दारुल हुकूमत कीव में मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने यूक्रेन की मौशी मदद का वादा किया। अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने 5 साबिक सोवियत जमहूरियतों के अहदेदारों और लीडर से मुलाकातें की। अमरीका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कजाकिस्तान पहुंचते हुए कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीरों और अहदेदारों से मीटिंग की। इस दौरान रशिया ने कहा है कि यूक्रेन ने रशिया की ज़मीन पर नाकाम ड्रोन हमले किए। वज़ारत दिफ़ा ने मॉस्को में एक बयान में ये बात कही। नाटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि यूक्रेन नाटो में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि नाटो इत्तेहादियों ने इस बात से इत्तेफाक कर लिया है। वो फिनलैंड के दारुल हुकूमत हेलसिंकी में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। रशिया ने कहा है कि वो यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन कब्जा किए हुए इलाकों को वापस नहीं करेगा। क्रेमलिन के तर्जुमान डिमित्री पेस्कोव ने मॉस्को में ये बात कही। उन्होंने कहा कि मॉस्को यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए बातचीत करने तैयार है। उन्होंने ये बात दोहराई कि नई इलाकाई हकीकतों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
बात फ़लस्तीन की। यहूदी आबादकारों ने मगरबी किनारे में कई मकामात पर फ़लस्तीनियों पर हमले किए, जिनमें 400 के करीब फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। 300 से ज़्यादा मकामात पर हमले किए गए। ख़ासतौर पर नाबलस इलाके में फायरिंग की गई, घर जलाए गए। एक 35 साला फ़लस्तीनी समी अल अताश के पेट में गोली मारी गई, जो बाद में हॉस्पिटल में जाँ बहक हो गए। अलग अलग मकामात पर हमलों में 390 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। रेड क्रिसेंट ने यह बात बताई। मीडिया में चाकू से हमलों की भी खबरें आई हैं। फ़लस्तीन की वजारत सेहत ने बताया कि पत्थर से हमले में कई लोगों को ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। एक शख्स के मुंह पर सलाख से मारा गया। मकामी लोगों ने यहूदी आबादकारों के इस वायलेंस को ज़ालिमाना करार दिया। यह हमले के ऐसे वक्त हुए हैं जब इसराइली और फ़लस्तीनी अहदेदारों ने ओमान के उकाबा में होने वाली एक मीटिंग में तशद्दुद और तनाव कम करने के लिए इत्तेफाक किया है। इससे कुछ घंटे पहले ही एक फ़लस्तीनी की फायरिंग में 2 इसराइली हलाक हुए थे। हालिया अरसे में इसराइल फ़लस्तीन वायलेंस काफ़ी बढ़ गया है। फ़लस्तीन और इसराइल के अहदेदारों ने रमज़ान से पहले तनाव कम करने की ज़रूरत से इत्तेफाक किया है। इस सिलसिले में ओमान के उकाबा में मीटिंग हुई, जिसमें इजिप्ट और अमेरिका के अहदेदारों ने हिस्सा लिया। ऐसी ही एक मीटिंग अब इजिप्ट के शहर शर्म अल शेख में होगी, लेकिन अभी इसकी तारीख नहीं बताई गई। तनाव के दरमियान मगरबी किनारे के जरीको में फायरिंग के एक वाक़े में एक इसराइली अमेरिकन हलाक हो गया। इसराइली अहदेदारों ने बताया कि फ़लस्तीनी हमला आवरों ने जरीको के करीब हाईवे पर फायरिंग की और फरार हो गए, जिसके नतीजे में इस इसराइली अमेरिकन की हलाकत हुई। अमेरिका ने भी कन्फर्म किया कि एक अमरीकी शहरी हलाक हुआ है, लेकिन उसकी पहचान नहीं की गई। जब से नेतन्याहू एक और मियाद के लिए वज़ीर आज़म बने हैं, तनाव काफ़ी बढ़ गया है। हमास ने यह बात साफ की है कि वो जॉर्डन के उकाबा में होने वाली मीटिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं रखती। हमास के तर्जुमान हुस्साम बदरान ने यह बात कही। ईरानी फ़ौज ने बड़े पैमाने पर जंगी मशक़ें शुरू की हैं। इन मशक़ों में देसी साख्ता रडार, इलेक्ट्रॉनिक जंगी आलात, कम्युनिकेशन सिस्टम और एयर डिफेंस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन मशक़ों को मुदाफ़ियत आसमान विलायत का नाम दिया गया है। ईरान ने इस दौरान अरब मुल्कों और सीरिया के दरमियान सुलह की कोशिशों पर खुशी का इजहार किया। 2011 से लड़ी जाने वाली सीरिया जंग के दौरान सीरिया और दूसरे अरब मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मुतासर हुए थे और सीरिया को अरब लीग से भी निकाल दिया गया था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता अरब मुल्क फिर से सीरिया के करीब हो रहे हैं। आईसिस या दाइश खुरासान के एक सीनियर लीडर को अफगानिस्तान में हलाक कर दिया गया है। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि एक ऑपरेशन में दाइश खुरासान के लीडर और 2 दूसरों को हलाक किया गया। मकतूल की पहचान कारी फतेह की हैसियत से की गई, जो कई सिफारती मिशंस, मस्जिदों और स्कूलों के अलावा दूसरे मकामात पर हालिया हमलों का मास्टरमाइंड बताया गया है। तालिबान के तर्जुमान ने बताया कि कुछ दिन पहले एक और दाइश कमांडर एजाज अमीन आहंगर को भी हलाक किया गया था। लौटते हैं इंडिया। दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक्साइज पॉलिसी स्कैम के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सिसोदिया के वकील अभिषेक सिंघवी की सुनवाई के बाद सवाल किया कि वो सुप्रीम कोर्ट आने से पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के विनोदोआ केस का हवाला दिया और कहा कि इसी वजह से सिसोदिया सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की दरख्वास्त जमानत रद्द कर दी। जमानत की दरख्वास्त रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को हिदायत दी कि वो हाई कोर्ट जाएं। सिसोदिया को एक दिन पहले एक अदालत ने 5 दिन की CBI तहवील में दिया था। बीजेपी के कई लीडर्स ने दिल्ली में होने वाली एक अहम मीटिंग में तेलंगाना यूनिट के लीडर्स से मुलाकातें की और सियासी सूरत हाल पर बातचीत की। इस मीटिंग में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और पार्टी सदर JP नड्डा ने भी शिरकत की। यह मीटिंग एक ऐसे वक्त हुई जब ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि तेलंगाना में जल्द इलेक्शंस कराए जा सकते हैं। इस मीटिंग में इस साल के आखिर में होने वाले इलेक्शंस की स्ट्रैटेजी पर गौर किया गया। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय और रियासत के इंचार्ज तरुण चोग ने मीटिंग में हिस्सा लिया। बंडी संजय ने हाल ही में कहा था कि उनकी पार्टी जल्द इलेक्शंस के लिए तैयार है। हालिया अरसे में बीजेपी और BRS के दरमियान लफ्जी तकरार तेज हो गई है। तेलंगाना बीजेपी लीडर्स ने मीटिंग में उनके विजन 90 के बारे में तफसील से बातचीत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर टेक्नोलॉजी का मुनासिब इस्तेमाल किया गया तो इंडिया 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने पर जोर देते हुए ये बात कही। वो एक वेबिनार से खिताब कर रहे थे।
ट्विटर के एलन मस्क ने दुनिया के सबसे अमीर आदमी का मकाम फिर से हासिल कर लिया है। एक फ्रेंच लग्जरी कंपनी के सीईओ बर्नार्ड एर्नॉड ने यह मकाम हाल ही में ट्विटर सीईओ से छीन लिया था और वो दूसरे मकाम पर चले गए थे, लेकिन अब एलन मस्क फिर से पहली पोजीशन पर आ गए हैं। ब्लूमबर्ग ने दुनिया के अमीर आदमियों की लिस्ट जारी की, जिसमें उनकी दौलत की तफसीलात बताई गई और कहा गया कि वो दुनिया में फिलहाल सबसे अमीर आदमी हैं। अर्जेंटाइन की फुटबॉल कैप्टन लियोनेल मेसी को फीफा फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड पेश किया गया। पेरिस में होने वाली एक तकरीब में उन्हें यह अवार्ड दिया गया। मेसी ने अगस्त 2021 और दिसंबर 2022 के दरमियान फुटबॉल के मैदान में गजब का मुजाहरा किया, जिसमें वर्ल्ड कप भी शामिल है। 35 साल फुटबॉलर ने फ्रांस के खिलाफ वर्ल्ड कप फुटबॉल में 2 गोल किए थे। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों के हमले, 400 जख्मी, फलस्तीनियों की फायरिंग में इस्राएली अमेरिकन हालात। इमरान खान के खिलाफ करप्शन के केस में गिरफ्तारी वारंट, पीटीआई हामियों का एहतजाज। यूक्रेन के बाखमत टाउन के लिए जबरदस्त लड़ाई, ब्लिंकन कजाकिस्तान पहुंचे, साबिक सोवियत जमहूरियतों से बातचीत। यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार हैं, कब्जा किए हुए इलाके वापस नहीं करेंगे, रशिया ने किया ऐलान। अमेरिका में सीनियर दाइश कमांडर को हलाक कर दिया गया। तालिबान ने कहा कारी फतेह कई हमलों का मास्टरमाइंड था। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया, कहा हाई कोर्ट जाएं। क्या तेलंगाना जल्द इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहा है? अंदाजों के बीच दिल्ली में बीजेपी की अहम मीटिंग, स्ट्रैटेजी पर गौर। लियोनेल मेसी फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर, पेरिस में अवार्ड पेश किया गया। ये थी आज की खबरें। अब शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।